लाइट में हमने क्या क्या पढ़ा है वो थोड़ा सा हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा फ्लो चार्ट हम लोग रिवाइज कर लेंगे। लाइट में हमने क्या क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? ना बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। पॉलिश सरफेस लिखने की अलग से जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पॉलिश सरफेस में ही रिफ्लेक्शन होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, राइट? We are able to see all the things around us due to reflection of light. But can you say that all the things that exist are smooth surfaces or plane surfaces? No, right? That is why there we learn two types of reflection, है कि नहीं? क्या क्या? एक होता है क्या? Regular and second one जल्दी जल्दी बोलना, irregular, ठीक है? Regular and irregular. Regular reflection takes place on polished surfaces. Irregular reflection takes place on rough surfaces. Regular reflection shows a shining effect. Irregular reflection does not show any क्या? शाइनिंग इफेक्ट। अच्छा ठीक है, अब हमने मिरर्स के बारे में पढ़ा, क्योंकि रिफ्लेक्शन होता कहाँ पे है? मिरर्स में होता है कि नहीं? मिरर्स का खासियत क्या होती है? द स्पेशलिटी अबाउट मिरर्स इज व्हाट? मिरर्स में कितने रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं? देयर इज ओनली वन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन अ मिरर, बट इन केस ऑफ लेंस देयर आर टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। बात समझ में आ रहा है? अब दिस इज अ प्ले, इसमें इसको क्या कहते थे हम लोग? प्लेन मिरर, है कि नहीं? और उसके बाद स्फेरिकल मिरर्स थे, दो टाइप का हम लोग हमने पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था? एक कॉन्केव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर। बहुत डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स करने अभी, है कि नहीं? कुछ कुछ चीज़ें याद रखना है, जैसे कि कॉन्केव मिरर ऐसे बनाएगा या फिर ऐसे बनाएगा। इन दोनों में से कॉन्केव मिरर कौन है? बोथ ऑफ देम आर कॉन्केव मिरर्स, बट while solving the numericals you must keep one thing in mind, that the object should always be kept to the left of the mirror, isn't it? So if you draw the mirror like this, you'll have to keep the object towards the right, है कि नहीं? साइन कन्वेंशन बदल जाएंगे फिर। बात समझ में आ रहा है? कोई भी कंफ्यूजन मत रखना, कुछ भी हो, मिरर के लेफ्ट साइड में क्या रखना है? ऑब्जेक्ट को रखना है, ठीक है ना? और कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनाएंगे सर? कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनाएंगे सर? हाँ, ऐसे ही बनाएंगे सर, बस इस वाले को बंद कर देना है कि नहीं? दिस इज अ कॉन्वेक्स वन एंड दिस इज अ कॉनकेव, ठीक है? वो फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, वो सब हमें क्या पता है, आई गेस, है कि नहीं? उस सब में मैं नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा साइन कन्वेंशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। साइन कन्वेंशंस क्या क्या था? साइन कन्वेंशंस क्या कहते हैं? जल्दी 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 फटाफट। If we talk about sign conventions with respect to a concave mirror, this is the क्या है? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ क्या होगा? इसको हम लोग C लिख सकते हैं, या फिर इसका 2F भी होता है कि नहीं? हाँ सर, ये दोनों डिस्टेंस क्या क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, अलग होते हैं, डबल होता है, क्या होता है? इक्वल होते हैं। तो ये डिस्टेंस को क्या हम लोग क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। और इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। जोर से बोलो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ सर, पहला साइन कन्वेंशन हमने क्या पढ़ा था? ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ठीक है ना सर? इसका मतलब क्या है सर? इफ यू वांट टू मेजर द फोकल लेंथ, यू वांट टू मेजर द फोकल लेंथ, आपको पोल से होकर के फोकस तक आना है सर, फोकस से होकर के पोल तक नहीं जाना है। ऑल्दो द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंसेस विल बी सेम, बट यू विल बी स्टक इन साइन कन्वेंशंस। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए कोई भी डिस्टेंस मेजर करना, वी विल स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम द पोल, राइट? फॉर एग्जांपल, इफ आई टेल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां से कहां तक जाएगा? पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाएंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, पोल से ऑब्जेक्ट की ओर जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? सेकेंड पॉइंट ये क्या था? सेकेंड पॉइंट क्या था साइन कन्वेंशंस में? कि डिस्टेंसेस मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ, डिस्टेंसेस मेजर्ड in direction of incident ray are positive and vice versa, ठीक है ना? अब सुनो, इसका मतलब क्या है? मान लो इस केस में हम मैंने तुमसे कहा कि भाई ये निकालो, क्या कहते हैं उसको? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालो। क्या निकालो? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का लिटरल मीनिंग क्या होता है? पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस। भाई आप कहां से मूव कर रहे हो? पोल से ऑब्जेक्ट की ओर मूव कर रहे हो। मेरा बात समझ में आ रहा है? पोल से ऑब्जेक्ट की ओर मूव कर रहा है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट, इसके हेड से इंसिडेंट रेज लेते हैं हम लोग। इंसिडेंट रेज कहाँ जाएगा? यहाँ से यहाँ तक, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट,
बट while measuring the object distance we have to move from right to left। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस में लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव में आएंगे, क्योंकि इंसिडेंट रे का ऑपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं? बट सपोज इफ यू कीप द ऑब्जेक्ट हियर, सो वी नो इन दिस केस क्या आता है, एक वर्चुअल इमेज आता है। ये ज़्यादा रे डायग्राम्स में नहीं जा रहा हूँ मैं, वी हैव ऑलरेडी डन इट, है कि नहीं? तो अब देखो, अगर मैं कहूँ इसका ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस निकालो, इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पोल से इधर जाना पड़ेगा, लेकिन इंसिडेंट रेस भी कहाँ पे है? मेरा बात समझ में आ रहा है? सेम डायरेक्शन में है, तो इसमें अब इमेज डिस्टेंस क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इतना हमें आता है कि नहीं? अच्छा कॉन्वेक्स मिरर, अच्छा कॉनकेव मिरर का, अच्छा यहाँ पे और भी है हाइट मेजरमेंट। अब हाइट्स आर मेजर्ड फ्रॉम द हाइट्स परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है, और प्रिंसिपल एक्सिस से ही मेजर करते हैं, है कि नहीं? इफ आई टेल यू, इफ आई से दैट इफ इन एनी क्वेश्चन यू आर गिवन सच दैट द ऑब्जेक्ट इज ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, तो क्या ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा है क्या 5 सेंटीमीटर? ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड 5 सेंटीमीटर मीन्स इस प्रिंसिपल एक्सिस से इसकी हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर। मेरा बात समझ में आ रहा है? ए कौन सा उससे बड़ी चीज? नाउ हाइट्स अबव प्रिंसिपल एक्सिस अगर है, अबव प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में लेंगे। और हाइट्स बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगा? अब इससे थोड़ा और बात समझ जाओ। अगर if the image is below the principal axis, if the image is below the principal axis, then that means what? It is an inverted image, और inverted image means it is a real image। तो अगर real image है, concave mirror में हमेशा real image ही form होता है, except one case when the object is kept between the pole and focus, सिर्फ उसी में virtual image होता है। बात समझ में आ रहा है? और उस केस में सिर्फ हाइट का साइन क्या हो जाएगा, इमेज का हाइट का पॉजिटिव आएगा। सो बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव, इट इन्फर्स दैट द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। मेरा बात समझ में? क्वेश्चन में कभी कभी डायरेक्टली मतलब दिया नहीं रहेगा, आपसे कह दिया जाएगा कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ लेंथ सपोज 4 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। उससे उसी क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ समझ जाना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? कि भाई रियल एंड इन्वर्टेड है। बात समझ में आ रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड है मतलब उसका जो इमेज हाइट होगा वो नेगेटिव में आएगा, वो मैग्निफिकेशन में काम आएगा। फिर मेरा बात समझ में आ रहा है? हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, उसमें समझ जाएंगे। अबव प्रिंसिपल एक्सिस है मतलब वो वर्चुअल एंड क्या है, इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मेरा बात समझ में आ रहा है? अच्छा कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। ये सब हम लोग बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा जा नहीं रहा हूँ। इसको कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लाइट रेज को एक पॉइंट पर मीट करवाते हैं। मेरा बात समझ में आ रहा है? लेकिन कॉन्वेक्स मिरर क्या कराता है, ये डाइवर्ज करवा देते हैं। कैसे डाइवर्ज कराते हैं? कि अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आए तो वो उसको इस तरीके से डाइवर्ज करेगा कि इनको बैकवर्ड मीट कराने से यहाँ पे जहाँ पे मीट करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, फोकस। फोकस से दे अपीयर टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम द फोकस, है कि नहीं? बहुत कंफ्यूजन होता है सर, यहाँ से डाइवर्ज तो करेगा लेकिन सर यहाँ से करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, कहाँ से करेगा? इस तरीके से करेगा, उस डायरेक्शन में करेगा जिस डायरेक्शन को अगर मैं बैकवर्ड एक्सट्रापोलेट करूं तो वो किस में जाके मीट करेगा, फोकस में जाके मीट करेगा। मेरा बात समझ में आया? आप सुनो नेक्स्ट। अब थोड़ा सा रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा बोल लेते हैं, है कि नहीं? रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ द पाथ ऑफ लाइट एट द बाउंड्री सेपरेटिंग द टू मीडिया व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू दी अनदर मीडियम। व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? अच्छा, चेंज इन मीडियम होने की वजह से होता क्या है? वेरी गुड, रिफ्रैक्शन। क्या होता है? हम लोग दो केस पढ़े थे, है कि नहीं? एक तो ऐसे हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे मीडियम 1 है, यहाँ पे मीडियम 2 है, तो इसको तो इधर जाना चाहिए था, लेकिन मीडियम चेंज हो जाने की वजह से उसका पाथ उस तरीके से नहीं होगा, स्ट्रेट पाथ में नहीं जाएगा, उसका डायरेक्शन चेंज होगा, आइदर इस तरफ डेविएट करेगा नहीं तो इस तरफ डेविएट करेगा। कौन किस तरफ डेविएट करेगा वो भी हमें पता है। वो किससे डिफाइन होता है, डिसाइड होता है? रेयर मीडियम कौन सा है, डेंसर मीडियम कौन सा है। सर रेयर डेंसर का मतलब थोड़ा सा और समझ जाओ। उसको समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स सर दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, मतलब हाँ एब्सोल्यूट करते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत अच्छे से समझो, इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है। और एक दूसरा क्या होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव मतलब किसी दूसरे मीडियम के तुलना में, कंपैरिजन में, रिलेशन में उस एक पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो अभी समझ में आ जाएगा, कुछ दिक्कत की बात नहीं है। एब्सोल्यूट किसके रेस्पेक्ट में होता है, विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, या फिर इसको हम लोग अभी तो एयर ही बोल देते हैं, है कि नहीं। और ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए बी, इसका मतलब क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सपोज आई टेल यू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है। पहली बात तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन ही होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड इन वैक्यूम, है कि नहीं, बाय स्पीड इन द मीडियम, स्पीड इन द मीडियम। कौन सा मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में, बाय स्पीड ऑफ लाइट इन, स्पीड ऑफ लाइट इन क्या होता है ग्लास। इसका मतलब ये होता है, मैं फैक्ट्स में नहीं जा रहा हूँ, वो क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अच्छा अगर मैं ऐसे लिखूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, इसको जरा समझो सर, विथ जिसके रेस्पेक्ट में आप फ्रैक्शन निकालते हो, रेशियो निकालते हो, बात समझ में आ रहा है, जिसके रेस्पेक्ट में आप कोई फ्रैक्शन या रेशियो निकालते हो उसको हमेशा डिनोमिनेटर में लेते हैं, है कि नहीं। किसी बच्चे का आउट ऑफ 100 मान ले 95 आया है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे 100 बाई 95, 95/100, क्यों, दैट स्टूडेंट हैज गॉट 95 मार्क्स विथ रेस्पेक्ट टू हाउ मच मार्क्स, 100 मार्क्स। तो भाई अब इसको अगर पढ़ना आ गया तो बहुत आसान हो जाता है। इसमें किसके रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूँ, वाटर के रेस्पेक्ट में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर नीचे होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऊपर होगा, मतलब दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा वाला है, ये एब्सोल्यूट वाला है। Relative refractive index of glass with respect to water means absolute refractive index of glass by absolute refractive index of water। मेरा बात समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा और ध्यान दो भाई, absolute refractive index of glass क्या हो जाएगा, speed of light in vacuum by speed of light in, इसको ऐसे वेलोसिटी का टर्म नहीं पकड़ लो, vg, बात समझ में आ रहा है, by C/VW, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। कोई दिक्कत है क्या, अब यहां से C कट जाता है, तो अब ये समझ जाओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये वेलोसिटी के टर्म्स में लिखोगे तो ये उल्टा हो जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है। हाँ सर, कोई दिक्कत की बात है? हाँ भाई, स्नेल्स लॉ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बस उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स में चले जाएंगे। क्या कहते हैं उसको, स्नेल्स लॉ। बता स्नेल्स लॉ क्या होता है? इंसिडेंट रे, अच्छा ठीक है भाई। रिफ्रैक्टिव स्नेल्स लॉ में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कोई बहुत ही इजी है। ब्लैक वाला कहाँ गया? चलो हाँ भाई देख, चुपचाप रहना। मान ले केस ये है, नहीं तो इसको मिटा के अच्छे से कर देते हैं कि नहीं। हाँ भाई, दिस इज द बाउंड्री सेपरेटिंग द टू मीडिया। यहाँ पे दिस इज द इंसिडेंट रे। अब इसमें नॉर्मल करो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता है, ये एंगल ऑफ
refraction. Suppose the refractive index of this medium is mu1 and this refractive index of this medium is mu2. अच्छा एक और बात, रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम का मतलब, रेयरर मीडियम मीन्स अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेसर एज कंपेयर टू सम अदर. देखो हम लोग यहाँ पे रेयरर, डेंसर इस तरीके से कंपेरेटिव डिग्री में बोल रहे हैं. वी आर टॉकिंग इन कंपेरेटिव डिग्री, है कि नहीं? दैट मीन्स इफ वी से दैट दिस मीडियम इज रेयरर, इट विल बी रेयरर विथ रेस्पेक्ट टू अनदर गिवन मीडियम, बट विथ रेस्पेक्ट टू सम अदर मीडियम इट कैन बी डेंसर. मेरा बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? तो एक बात थोड़ा सा ये थोड़ा याद रखना कि रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, और डेंसर मीडियम में, मतलब डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इज लेस. हाँ भाई, अब इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में समझो. रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम दोनों में से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा किसका होगा, कम किसका होगा? हाँ भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ सर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम. अब थोड़ा सा ध्यान देना, रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होता है. रेयरर मीडियम हो या डेंसर मीडियम हो, ऊपर वाला सी तो सबके लिए कांस्टेंट ही है बिकॉज इट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. कोई समझ दिक्कत है क्या? हाँ भाई, नहीं समझ में आ रहा? अच्छा, और डेंसर मीडियम, अच्छा, तो रेयरर मीडियम मीन स्पीड ऑफ लाइट जहां पे क्या हो, ज्यादा हो, मतलब नीचे वाला डिनोमिनेटर ज्यादा है तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? I'm rearing the goats. कौन सा बड़ा है? अरे फ्रैक्शन का वैल्यू किसका बड़ा है? 1/3 बड़ा है कि 1/4 बड़ा है? हाँ, 1/, तो सर वही बुद्धि यहाँ लगाओ ना सर. जिसका डिनोमिनेटर कम हो, अगर न्यूमरेटर सेम है, इतू सा जब हाइट का था ना तब पढ़ाते थे ये सब. बात समझ रहा है? अगर न्यूमरेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर कम उसका फ्रैक्शन वैल्यू ज़्यादा, और अगर जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा उसका फ्रैक्शन वैल्यू कम, अगर न्यूमरेटर सेम हो. हाँ भाई, है ना दोनों में, रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम, दोनों के लिए सी तो सेम ही है. मेरा बात समझ में आ रहा है? अब देखो, रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, मतलब डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा. सो रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है? कम होता है. तो म्यू रेयरर इज लेस देन म्यू डेंसर. मेरा बात समझ में आ रहा है? अब इधर आ जा. ये जो मैंने रिफ्रैक्शन का एक केस बनाया है कि नहीं, उसमें आप बताओ तो कौन सा, μ1 रेयरर है कि μ2 रेयरर है? क्यों? सर हमें पता है ना कि लाइट रे जब रेयरर से डेंसर की ओर जाता है तब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता है. अगर डेंसर टू रेयरर होता तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता. सर बुझते पारছো ना, এই इंसिडेंट रेटा, ये इंसिडेंट कहाँ जाने वाला था? इस तरीके से जाने वाला था इफ इट डिड नॉट डेविएट, ताई तो? इफ इट डिड नॉट डेविएट और इफ द मीडियम हैड नॉट चेंज्ड, द लाइट रे वुड हैव पास्ड स्ट्रेट, बट नाउ इट हैज नॉट पास्ड स्ट्रेट बिकॉज द मीडियम हैज चेंज्ड. नाउ यू कैन सी द रे हैज बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल. नॉर्मल एटा, दिस इज द नॉर्मल, it has bent towards the normal. That means the refraction has taken place from a rarer medium to a, तो μ1 और μ2 में ज़्यादा कौन होगा? ये रेयरर है. रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो μ1 इज लेस देन μ2. मेरा बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ कैसे यूज करेंगे सर? स्नेल्स लॉ यूज करना बहुत इजी है. देखो भाई, पहले तो इसका कोई भी एक मीडियम पकड़ लो, μ1 और μ2 में से. μ1 पकड़ लिया, μ1 इंटू साइन ऑफ जिस मीडियम का की ओर लेके हम अभी काम कर रहे हैं, मतलब μ1, उसमें कौन सा एंगल बना हुआ है? एंगल आई, तो उसका साइन ले ले, इज इक्वल्स टू, अब μ2 में आ जा, μ2 इंटू साइन ऑफ μ2 में कौन सा एंगल बना हुआ है? आर.
अब इसके साथ इधर उधर कुछ भी कर सकता है तुम, है कि नहीं? जो बुक्स में देते हैं ना साइन आई, अब साइन आर को इधर ला, बाई साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू टू वन, अभी पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले, म्यू टू वन। इतना क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा ठीक। हाँ भाई, what will be the height of image when an object of 2 millimeter is placed? Object of 2 millimeter, it is the height of the object, is placed on the axis of a convex mirror at a distance of 20 centimeter from 20 centimeter, given that the radius of curvature of the mirror is given as how much ना 40 centimeter। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो इसमें बहुत इजी है कि नहीं? इसमें हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, याद है मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। रुको, एक लेंस फॉर्मूला भी होता है ना सर, वो क्या होता है सर? इसको याद रखने के लिए क्या कहते हैं हम लोग, याद है? लेंस मतलब लेस, लेंस मतलब लेस हो जाएगा, लेस मतलब यहाँ पे माइनस आएगा। लेंस के केस में, लेंस में जब रिफ्रैक्शन होता है तब यहाँ पे माइनस होगा, बाकी मिरर में जब रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। सर एक और फॉर्मूला आप, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का जो डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन बोलছি, दैट इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर रिफ्लेक्शन है, मिरर है, तो एम का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस क्या होता है? माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू। और इसमें क्या होता है मैग्निफिकेशन? इसका डेफिनेशन तो सेम होगा, लेकिन एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पे? सिर्फ वी बाई यू होता है, पॉजिटिव नहीं होता है, क्यों है माइनस नहीं होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? तब अब इसमें और कुछ भी नहीं रहा, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, है कि नहीं? वेरी इजी क्वेश्चन। हाँ सर, u इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से? 20 सेंटीमीटर का है ना, तो माइनस में डालेंगे सर। सर फोकस, फोकल लेंथ दिया हुआ है क्या? कितना होगा? फोकल लेंथ इज इक्वल टू, सर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सर बात को समझो ना जी, क्यों दिमाग खराब कर रहा है? कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं? इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। तो इसमें कहीं पे इसका क्या आ जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, और यहाँ पे फोकस हो जाएगा, है कि नहीं? तो सर फोकल लेंथ अगर ये है और ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हमें पता है फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। सर पॉजिटिव में लूँ कि नेगेटिव में लूँ? कॉन्वेक्स मिरर है ना सर, कॉन्वेक्स मिरर है ना सर, उसका फोकस तो ये यहाँ पे होता है, और इंसिडेंट रेज यहाँ पे यहाँ से आएगा, और फोकस का डिस्टेंस अगर आप मेजर करना है तो पोल से फोकस की ओर वी हैव टू मूव इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द इंसिडेंट रे, सो द फोकल लेंथ विल बी टेकन एज पॉजिटिव। सो फोकल लेंथ होगा कितना? रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 बोला है, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? प्लस में 20 लेंगे। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो अब फॉर्मूला में पुट करो 1/v माइनस ऑफ 1/20 इज इक्वल्स टू 1/20, तो उधर लेके जाएंगे तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/10 आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। सर सही आया कि गलत आया है? कैसे समझेंगे सर? सर तुम्हारा v का वैल्यू पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? भाई पॉजिटिव आना चाहिए था ना, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है तो इमेज यहाँ कहीं पे आएगा, इस साइड में कहीं आएगा। वर्चुअल इमेज है ना सर, वर्चुअल इमेज है तो इरेक्ट होगा, और इसका जब इमेज डिस्टेंस हम लोग मेजर करने जाएंगे तो पोल से उसी डायरेक्शन में मेजर करना है जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रही है। तो मेरा v जो है इट शुड हैव कम टू इन पॉजिटिव एंड वी हैव गॉट द वैल्यू इन पॉजिटिव, मतलब अब तक तो सब सही है। मेरा बात समझ में आई? चले बुझते प्रेसिस? हाँ सर एक और बात समझ जाओ, जब भी हाइट की बात कर ली जाए, वो चाहे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो या फिर हाइट ऑफ इमेज हो, आपको एक बात समझ जाना है कि यू हैव टू मेक यूज ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। सर मैग्निफिकेशन का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करूं? एम इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सर आपको निकालना क्या है? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज निकालना है। तो इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ इमेज यूजिंग दिस फॉर्मूला, यू मस्ट नो द वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन एज वेल एज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 2 मिलीमीटर, उसको सेंटीमीटर में कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात, लेकिन मैग्निफिकेशन का वैल्यू दिया है आपको, तो पहले आप मैग्निफिकेशन का वैल्यू निकालो, है कि नहीं? कौन कैसे निकालेंगे सर? भाई देखो, जो क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन आपके पास दिए हुए हैं वो आपके रॉ मटेरियल्स हैं, उससे बाहर आप जा नहीं सकते।
उन रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके, फिर आपका नॉलेज को यूज़ करके और फिर स्किल्स के साथ डुबा करके एक मिक्सचर बनाओ, तभी आंसर आएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सर आप अगर रोते रहोगे कि सर मैग्नीफिकेशन यहाँ पे कैसे निकालूँ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे निकालूँ, मैग्नीफिकेशन दिया हुआ नहीं है, जो दिया हुआ है उसी से निकलेगा। आपको थोड़ा सा इधर का उधर क्या करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो मैग्नीफिकेशन भी और यू तो दोनों दिया हुआ है, तो माइनस भी बाई यू कर ले तो माइनस 10 बाई यू कितना था 20, माइनस बोल है कि नहीं? तो कितना आ गया सर 1/2। सर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव में आया, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव में आया है मतलब इमेज कैसा है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। क्योंकि मैग्नीफिकेशन, देखो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला जो है मतलब डेफिनेशन जो है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। राइट, कथा बुझते? बात समझ में आ रहा है? अब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो डिपेंड करता है हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है कि नेगेटिव या नेगेटिव है। अगर इमेज रियल है तो इन्वर्टेड भी होगा, इन्वर्टेड है मतलब हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव में लेना पड़ेगा, मतलब मैग्नीफिकेशन मेरा नेगेटिव में आता फिर। तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव मींस द इमेज इज रियल। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर इमेज वर्चुअल है, वर्चुअल मतलब इरेक्ट होगा, इरेक्ट होगा मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, उसका हाइट पॉजिटिव में मेजर करेंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, इमेज का हाइट भी पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट का हाइट भी पॉजिटिव, मैग्नीफिकेशन किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। क्या आया है? पक्का सही सवाल है, मतलब इमेज वर्चुअल है, वही होना चाहिए था क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ही वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। ऐसे कनेक्ट करके एक एक न्यूमेरिकल ज़्यादा कुछ खास है नहीं, लेकिन इससे कॉन्सेप्ट जो आपको डेवलप करने हैं जो कि बाकी आगे जा करके और भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स में आपको काम आएंगे। मेरा बात समझ में आ रहा है? न्यूमेरिकल्स करना मतलब जस्ट फॉर्मूला में बैठा दिया, दूर कर दिया, आंसर मिल मैच कर गया, आपको कुछ फायदा नहीं होगा, उससे बहुत कुछ आपको सीखना पड़ेगा। मेरा बात समझ में है? चले चले मैग्नीफिकेशन 1/2 आ गया, अब इसमें पुट कर दो, तो 1/2 इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कितना कह रहा है? कहाँ है? और तो 2 मिलीमीटर, तो 2 मिलीमीटर मतलब कितना सेंटीमीटर होगा? 0.2 सेंटीमीटर, तो 0.2 है कि नहीं? तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज कितना आ जाएगा सर? 0.2/2 मतलब 0.1 सेंटीमीटर, मतलब इसको कर लो 1 मिलीमीटर। मेरा बात समझ में आ रहा है? करो। The distance between object and real image formed by a convex lens is d. If magnification is small m, the focal length of the lens is, ठीक है ना? तो इसका हमें थोड़ा सा रे डायग्राम कर लो। ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस में नहीं जा रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करना है बस। कह रहे रियल इमेज फॉर्म हुआ है, किस लेंस से? कॉन्वेक्स लेंस से। तो कॉन्वेक्स लेंस से तो रियल इमेज ही फॉर्म होते हैं, एक्सेप्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द पोल ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो कहीं भी रख लो, बस ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में न रखना। क्यों? बिकॉज इफ यू कीप द ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस देन द इमेज विल बी वर्चुअल। कहीं भी रख लो भाई, डजंट मैटर, ज़्यादा दिमाग खराब करने का है नहीं इसमें, ठीक है? ये बस कहीं भी आ जाए मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। सर देखो अब क्वेश्चन पढ़ो। हाँ सर, हाँ मैडम, इधर देखिए, इधर देखिए, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज कहा है, मतलब कौन सा डिस्टेंस दिया हुआ है? डी। ये डिस्टेंस दिया हुआ है डी, दिस इज कितना? डी। ए बात समझ में आ रहा है? सर इस डिस्टेंस को क्या कहा जाए और इस डिस्टेंस को क्या कहा जाए? यहां से यहां तक का डिस्टेंस को क्या कर दूं, कह दूं? हाँ, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना है ये, कौन सा डिस्टेंस है ये? और इसको क्या कह दूं? जी। तो अब जितना बुद्धि पाया है उतना बुद्धि लगा के बोल कि ये लिख सकता हूं कि नहीं, है कि नहीं? और मैग्नीफिकेशन कह रहा है एम है, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है लेंस के केस में
इट इज v बाई यू, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, माइनस मिरर में होता है, इसमें क्या हो जाएगा v बाई यू। अब इन दोनों को सॉल्व करके मुझे फोकल लेंथ निकालना है इन टर्म्स ऑफ m एंड d, इन टर्म्स ऑफ, कैसे निकलेगा? सर यहां से v इज इक्वल्स टू एम यू लिख दूं और u इज इक्वल्स टू v बाई एम लिख दूं, हो सकता है। ओह अच्छा, ज्यादा बुद्धि खर्चा मत करो, है कि नहीं? पुराना हो गया तो फिर दिखेगा नहीं, समझ रहा? u प्लस v इज इक्वल्स टू डी, यहाँ पे u कितना लिखेंगे? v बाई, एक काम करो, v बाई एम प्लस v इज इक्वल्स टू डी, ठीक है ना? मैंने v के जगह u के जगह कितना लिख दिया? v प्लस v बाई, तो यहाँ से v का वैल्यू निकालो, 1 बाई एम प्लस 1 इज इक्वल्स टू डी, तो v इंटू एम प्लस 1 बाई एम इज इक्वल्स टू डी, तो v इज इक्वल्स टू एम डी बाई एम प्लस 1। हाँ भाई, कोई दिक्कत है क्या? अब फिर इसी इक्वेशन में अब v इज इक्वल्स टू एम यू पुट करेंगे, u को उसी तरह रखेंगे, ठीक है ना? u प्लस वी इज इक्वल्स टू एम यू इज इक्वल्स टू कितना आ गया? d, तो u कॉमन ले ले, 1 प्लस एम इज इक्वल्स टू कितना आ गया? d, तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर? d बाई एम प्लस 1। सर आपने ऐसा क्यों किया? द सोल पर्पज ऑफ डूइंग दिस स्टेप वाज टू एक्सप्रेस v एंड u इन टर्म्स ऑफ द गिवन क्वांटिटीज। आपको फोकल लेंथ किसके टर्म्स में निकालना है सर? m और d के टर्म्स में निकालना है ना सर? मेरा बात समझ में आ रहा है? तो पहले आप v और u को इन टर्म्स ऑफ m एंड d निकालो। देख मैंने यहाँ पे v इज इक्वल्स टू एम डी बाई एम प्लस 1 m और d के टर्म्स में लिखा, यहाँ भी मैंने u को d बाई एम प्लस 1 मीन्स d और क्या m के टर्म्स में मैंने क्या किया? एक्सप्रेस किया। मेरा बात समझ में आ रहा है? अब चुपचाप क्या करेंगे? लेंस फॉर्मूला यूज कर देंगे, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ। अब देखो भाई, इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव मिलाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो 1 बाई वी कितना है? तो 1 बाई वी कितना आ जाएगा? m प्लस 1 बाई एम डी, और माइनस यार u भी माइनस में पुट करना, मतलब इसका वैल्यू u इक्वल टू पुट जब करेंगे तब माइनस डी बाई एम प्लस 1। ए पता बुझते पार चीज, तो उसका माइनस और इसका माइनस मिला के क्या हो जाएगा? प्लस m प्लस 1 बाई डी इज इक्वल टू 1 बाई एफ। बाप रे, इतना कॉम्प्लिकेटेड है? हाँ सर, हमारा बचपन खा गया आप, हैं? कुछ देर पहले आई कॉल्ड यू गोट्स, यू नो, याद है? थोड़ी देर पहले तुम लोग को गोट बोल रहा था ना, तो तुम लोग खुश हुआ? अरे द गोट बोल रहा था, ए गोट थोड़ी। वन बाई एफ, है कि नहीं? तो 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा सर? m प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई एम डी, ठीक है? अब यहाँ से f का वैल्यू ना निकल पाए तो फिर उसी वक्त एग्जाम हॉल से निकल के भाग आना, एम डी बाई एम प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है? तो हाँ भाई, ये देख लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको तो पहले लिखना सीखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। हाँ भाई देख लेना, एक लाइन में आंसर हो जाएगा, देख ले। दैट इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x। कोई पूछ के दिखा कहाँ से आया, फिर देखना किसको मार कहते हैं। बात समझ रहा है? दैट इज इक्वल टू, अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका फॉर्मूला क्या होगा बता? तेरे से तो यूज कर, तू बता, अभी तेरे को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारूंगा मैं, अभी बता। म्यू वाई इक्वल टू क्या लिखूं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, हाँ वेरी गुड, सी बाई स्पीड ऑफ लाइट इन, स्पीड ऑफ लाइट इन, या म्यू है, म्यू, ठीक है? म्याऊ म्याऊ मत करना, म्यू, है कि नहीं? बाई सी बाई वी एक्स। अभी थोड़ी देर पहले कराया, तुम लोग को स्मृति शक्ति एकदम घट गया है। तो क्या बोलছি না তো,
ओ एब्सोल्यूट, अच्छा ये दिया हुआ है, अच्छा ये तो ठीक है, लिख के रख दिया, कोई दिक्कत की बात है नहीं। देख, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स, मतलब इसका वैल्यू दिया हुआ है 1.5, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 1.5। सर इसका भी वैल्यू दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है सर? यहाँ पे यूनिट्स क्यों नहीं दिया हुआ है सर? बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज, वेलोसिटीज का रेशियो होता है। तो 1.6 इज इक्वल्स टू म्यू वाई बाय 1.5, तो म्यू वाई इक्वल टू 1.6 इंटू 1.5, कितना आएगा कैलकुलेट कर सर, यही ना अच्छा नहीं लगता है। 2.5 बस, हाँ बोलते जाच्छिली कागे ओ, हाँ भाई, हाँ देख ले। अब म्यू वाई का वैल्यू मिल गया ना 2.5, तो म्यू वाई इक्वल टू है क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाई, बिकॉज म्यू वाई इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई। इसका वैल्यू 2.5 निकला है, बहुत बढ़िया। इज इक्वल टू 3 × 10⁸ क्या है सर? ये मेरा स्पीड है कि नहीं, है कि नहीं? मेरा स्पीड है ये, अरे ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो वी वाई कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ बाय 2.5। अब ये कैलकुलेशन खुद से करना, मेरे को दिमाग खराब मत करना, ठीक? हाँ भाई ठीक है, चुप 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 चुप। क्या कह रहा है? टू ट्रांसपेरेंट मीडिया A and B are separated by a plane boundary. The speed of light in medium A is इतना, medium B is इतना. The critical angle for which a ray of light going from A to B is totally internally reflected. Total internal reflection हमने पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा था मैडम? ह्यूमन आई वाले चैप्टर में टॉपिक कौन सा था? रेनबो फॉर्मेशन में पढ़ा था। क्या बात कर रहे हैं? ओह अच्छा, हाँ हाँ, न्यूमेरिकल्स करने के लिए बहुत अच्छा मौसम है। अब देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है सर? व्हाट आर द कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? मेरा पहला सवाल ये है कि मेरा एक बात बता, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इंसिडेंट रे इस मीडियम में रहेगा कि इस मीडियम में रहेगा? जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो इंसिडेंट रे हम लेंगे, जो हो रहा है वो इस वाले मीडियम में है, ए में है कि बी में है? इंसिडेंट रे क्यों? हमारा ए पहले आता है इसीलिए, फिर बी आता है इसीलिए। सर पहली बात ये बता, समझ लो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो है क्या, ठीक है ना? व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, फर्स्ट कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू टेक प्लेस इज दैट द इंसिडेंट रे शुड कम फ्रॉम द डेंसर मीडियम एंड इट शुड एंटर द रेयर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाएगा, तो ये वाला ऑप्टिकली डेंसर है। आप देखो दोनों, ऑप्टिकली डेंसर मतलब उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा, तो इन दोनों में स्पीड ऑफ लाइट कम कहाँ है? यहाँ पे है। दैट मीन्स मीडियम ए इज डेंसर, सो दिस वन इज मीडियम ए एंड दिस वन इज मीडियम बी। अब कॉन्सेप्ट क्या है देखो, सपोज अ रे ऑफ लाइट इज कमिंग लाइक दिस, अब इसका क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब कहाँ भागेगा? इस तरफ भागा। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ये है मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज द एंगल ऑफ क्या? रिफ्रैक्शन। क्या समझ रही हो? मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा बढ़ाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ओहो, थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा दिया क्या? यही बढ़ जाएगा, है कि नहीं? ये करते करते और भी बढ़ाओ,
तो एक ऐसा केस आ जाएगा, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जो रिफ्रैक्टेड रे है वो अलोंग द बाउंड्री चला जाएगा। अलोंग द मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। याद आ रहा है? इससे भी ज़्यादा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को तुम बढ़ा देगा तो वो उसी मीडियम में वापस चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? I3 इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्यों? तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये वाला होगा और रिफ्रैक्टेड रे जो है सेम मीडियम में एंटर करेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? आपको ये मुझे ये वाला केस चाहिए, क्रिटिकल एंगल निकालना है ना, क्रिटिकल एंगल निकालना है। तो क्रिटिकल एंगल निकालना है मतलब एक कॉन्सेप्ट आपको स्ट्राइक करना चाहिए, क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज हाउ मच 90 डिग्रीज। मेरा बात समझ में आ गया? अब इस वाले केस में ये वाला है मीडियम ए, तो इसका ये म्यू ए और ये मीडियम क्या है म्यू बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ में आ रहा है? इस वाले केस में स्नेल्स लॉ लगाओ। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा म्यू ए इंटू वही उसमें कौन सा एंगल बना हुआ है साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल वाला IC, दैट इज इक्वल्स टू ये मीडियम ले लो म्यू बी इंटू इसमें कौन सा एंगल बना हुआ है 90 डिग्री, मतलब उसका साइन मतलब साइन 90 डिग्री। कोई दिक्कत की बात है क्या? क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल जो बोले थे ना पता कर लो। द क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स कितना 90। अब म्यू ए कितना होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ए दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है सर? 2 इंटू 10 टू द पावर, अरे बोलो 8 इंटू साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल दैट इज इक्वल टू C बाई 2.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8, ठीक है ना, इंटू साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। हाँ, तो यहाँ पे अब कैलकुलेशन करना है बस, C कैंसिल, 10 टू द पावर ऑफ 8 10 टू द पावर ऑफ 8 कैंसिल, तो साइन ऑफ IC इज इक्वल्स टू 2 बाई 2.5 माने 20 बाई 25 मतलब 4 बाई 5, तो क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4 बाई कितना 5, यही आंसर, ठीक है ना। क्रिटिकल एंगल कितना आ गया हमारा साइन इनवर्स ऑफ 4 बाई 5। हाँ भाई, किसको क्या दिक्कत है? ठीक है, चलो।